नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वारदात शुरू करूँ उससे पहले कुछ बातें हैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सबसे बड़ा थैंक यू जो है वो आप लोगों को बनता है कि आप लोगों ने सहयोग किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो बस ऐसे ही सहयोग करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आप परिवार के नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास अपडेशन जो है वीडियो का आराम से पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर कोई भी राय है आपकी, कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्रिमिनल मेंटालिटी आती कहाँ से है, और इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि क्यों इंसान के दिमाग में क्राइम और क्रिमिनल मेंटालिटीज भरती हैं, क्यों फॉरेन के कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पर क्राइम ज़्यादा है। दोस्तों, इसका रीज़न जो है ना, मेरी अपनी एक थॉट्स भी हैं और मेरी अपनी एक सोच भी है जो मैंने बहुत गहराई से इस चीज़ पर सोचा है। हम सब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब हम बिजी होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी अलग से ख्याल नहीं आते। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लेकिन जब हम फ्री होते हैं, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं होता, या हम काम करना ही नहीं चाहते, हम बिल्कुल फ्री होते हैं, उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि आपके दिमाग में बहुत ही अलग अलग से ख्याल आते हैं। कई बार बहुत गलत ख्याल भी आते हैं। आप एक चीज़ अपने आप से सोच कर देखिए कि जब आप खाली होते हैं, कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको काम करना है लेकिन आपके पास काम नहीं होता, आप फ्री होते हैं, उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ के काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप खाली बैठते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तो फिर आपके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें, गलत चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और जब भी कोई क्रिमिनल होता है, जब भी कोई क्राइम हमारे सामने आता है, उसके पीछे की वजह सिर्फ एक चीज देख लीजिएगा कि वो इंसान या तो कुछ करता ही नहीं होगा या उसके पास उस समय पर कोई काम नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें, मेरा जो मानना है कि फ्री माइंड जब होता है तो वो सही रास्ते पर कम जाता है, गलत रास्ते पर ज़्यादा जाता है। आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, लव मैरिज। आप सोचिए, आप अपनी पसंद की लड़की से या लड़के से शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है, और ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 साल ही ऐसे आते हैं, 2-3 साल में वो प्यार, वो अपनापन, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद एक नफरत शुरू हो जाती है उस इंसान के लिए जिस इंसान को कभी आपने प्यार किया था, जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से फ्री फ्रॉम वर्क, दिस इज द थिंग which is responsible for crime। आज की वारदात है 23 जून 2021 की। 23 जून 2021 को आंध्र प्रदेश का एक शहर है, माना हुआ शहर, माना हुआ धार्मिक शहर। कहते हैं कि हमारे जो 4 धाम हैं उसमें से एक धाम है वो हमारे, हम कहते हैं ना 4 धाम अगर आपने कर लिए तो आपकी जो जिंदा जीते आप तर जाते हैं, एक कहावत है हमारे हिंदू धर्म में। और उसमें से 4 धाम में से अगर एक धाम भी रह गया तो आपकी जो क्या बोलते हैं तैरने वाली जो वो है वो अधूरी रह जाती है। उसमें से एक धाम है तिरुपति। ये घटना है तिरुपति की। तिरुपति में एक हॉस्पिटल है SVRR हॉस्पिटल में 23 जून 2021 को पुलिस को एक कॉल जाता है और बताया जाता है कि हॉस्पिटल के बैक साइड में एक सूटकेस पड़ा हुआ है, उसमें एक जली हुई लाश है। पुलिस ये सुनती है और फौरन हरकत में आती है और मौका वारदात पर पहुंचती है। जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि एक आधा जला हुआ सूटकेस है, और जब पास में जाके देखती है तो पता चलता है कि उसमें एक लाश है जो पूरे तरीके से जल चुकी है, सिर्फ कंकाल रह गया है। पुलिस उस कंकाल को अपनी गिरफ्त में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और यहाँ पर तहकीकात करनी शुरू कर देती है, पूछताछ करनी शुरू कर देती है। कंकाल से ये भी नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। तो आसपास एविडेंस भी ढूंढा जाता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता।
फॉरेंसिक टीम भी आती है, वो भी अपनी काम करके चली जाती है। अलीपीरी थाने की पुलिस तहकीकात कर ही रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ खास पता नहीं चलता, सिर्फ इतना पता चलता है कि वो जो लाश है वो एक महिला की है, और इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 25 से 30 साल के बीच की है। अब पुलिस के फिर हाथ खाली। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, सोच रही थी कि केस को कैसे मोड़ दिया जाए, लेकिन वहीं पर ही जब वो आधा जला हुआ बैग मिलता है तो बैग के जिस हिसाब से साइज और ये सब देखा जाता है तो ये पता चलता है कि ये कोई छोटा बैग नहीं रहा होगा। दूसरी चीज़, अगर वो 25 से 30 साल की महिला की लाश है तो इसका मतलब कि वो लाश इतनी आसानी से तो वो इंसान उस बैग में भर के लेकर नहीं आया होगा, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का है सहारा तो लिया ही होगा। तो अब जब पुलिस के दिमाग में ये चीज़ आती है तो वो फिर हॉस्पिटल के आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर देते हैं। जब हॉस्पिटल का कॉरिडोर का सीसीटीवी खंगाला जाता है तो उसमें एक इंसान लाल कलर का उतने ही साइज का बैग लिए हुए दिखाई देता है, और उसकी गोदी में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। बच्ची इसलिए क्योंकि उसने फ्रॉक पहनी हुई थी। तो ये तो सामने आ गया। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस आसपास के जितने भी कैमराज होते हैं सब में देखती है, और वो ये चीज़ देखती है कि वो जो इंसान आया था वो टैक्सी से आया था। तो टैक्सी का नंबर लिया जाता है जूम करके, उस बंदे की जो वो व्यक्ति है उसकी जो फोटोज़ आई वो फोटोज़ निकाली गई। और इसके बाद अब पुलिस ने सबसे पहले ये काम किया कि जो टैक्सी है, टैक्सी का नंबर उनके पास आ चुका था, अब वो टैक्सी को ढूंढते हैं। टैक्सी जब मिलती है, टैक्सी ड्राइवर जब मिलता है तो उससे पूछताछ की जाती है। वो प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप बताता है कि हाँ मैंने यहाँ से पिक किया था और हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था। उस इंसान के पास एक भारी बैग था जिसको उठाने में उसको ही दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरीके से उसको उठा के और गाड़ी में रखा। उसने बोला कि हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने हॉस्पिटल में लाके उसको ड्रॉप कर दिया। जब वो जाने लगा तो बच्ची जो है वो सो रही थी, तो उसने बच्ची को ऑटो में ही लेटा दिया। शाम का टाइम था, अंधेरा सा होने लग गया था, तो बच्ची को उसने ऑटो में लेटा दिया और बोला कि बच्ची सो रही है, इसका ध्यान रखना और मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, बस मेरा वेट करना क्योंकि मैंने वापस भी जाना है। ऑटो वाले को पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे, टैक्सी वाले को पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे, वो रुक गया। इसके बाद वो इंसान जो है, वो व्यक्ति जो है वो चला जाता है अंदर, और आधे पौने घंटे के बाद वो वापस आता है, और वापस आने के बाद वो कहता है कि वहीं पर ही मुझे ड्रॉप कर दो। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर जो है उसको उस जगह पे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद इससे ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर कुछ बताता नहीं। अब पुलिस उस एरिया में जाती है जिस एरिया में उस टैक्सी ड्राइवर ने उस व्यक्ति को ड्रॉप किया था। जब उस एरिया में जाती है और उस एरिया में जाने के बाद वो फुटेज दिखाते हैं, जो फुटेज उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से निकाले हुए थे। जब वो फुटेज दिखाते हैं तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती पुलिस वालों को, और आसपास के लोग बता देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है तो श्रीकांत है। और जब पूछा जाता है कि श्रीकांत कहाँ रहता है तो वो उसका प्रॉपर एड्रेस बता देते हैं। इसके बाद जिस जगह पे श्रीकांत रहता था, पुलिस उसको गिरफ्तार करने से पहले वहाँ के सराउंडिंग जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेज देखते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि श्रीकांत जो है वो एक लाल रंग के सूटकेस में के साथ वो बाहर निकल रहा है, और उसकी गोदी में लगभग अगर देखने से लग रहा था कि 1-1.5 साल की बच्ची है। तो अब पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती, वो टाइम ना लेते हुए श्रीकांत को गिरफ्तार करते हैं। श्रीकांत को गिरफ्तार करते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, और जो छोटी सी बच्ची है उसको उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। श्रीकांत को लेकर आते हैं और श्रीकांत के साथ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और श्रीकांत जो है पूरी कहानी हूबहू पुलिस वालों को बता देता है। वो बताता है कि वो और उसकी वाइफ, जिसका उसने मर्डर किया था, वो उसकी वाइफ है भुवनेश्वरी। तो बताता है कि वो और उसकी वाइफ भुवनेश्वरी दोनों ही आंध्र प्रदेश के ही दूसरे जिलों से रहने वाले हैं। भुवनेश्वरी पढ़ने लिखने में तेज तर्रा
और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया और वो उसमें सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैदराबाद में जॉब करने लग गई। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत भी इंजीनियर था और वो भी हैदराबाद में ही एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था। क्योंकि सेम प्रोफाइल के थे तो इत्तेफाक से दोनों मिलते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार होता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब शादी कर लेते हैं। चूँकि दोनों सेम प्रोफेशन में थे, दोनों पढ़े लिखे थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 2019 के स्टार्टिंग में जनवरी में उनकी शादी हो जाती है। जनवरी में शादी होने के बाद दोनों खुश थे, अपने अपने काम में बिजी थे, दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते थे, शाम को वापस आते थे और उसके बाद उनका अपना रूटीन था। चूँकि दोनों अच्छी प्रोफाइल पे थे, सैलरी अच्छी थी, तो पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, तो दोनों की जो घर गृहस्थी है बहुत अच्छे से चल रही थी। खुशियाँ और अच्छी हो जाती हैं जब 2019 के लास्ट में दिसंबर में उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी जन्म लेती है तो वो अपनी घर गृहस्थी में और व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये खुशियाँ जो है ना वो ज़्यादा दिन की नहीं थी, 4 महीने की ही हुई होगी उनकी बेटी कि लॉकडाउन, कोरोना का लॉकडाउन आ जाता है मार्च 2020 में। जब कोरोना आता है तो श्रीकांत की नौकरी चली जाती है। अब भुवनेश्वरी को भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो आराम से उनका टाइम निकलता है और वो सोचती है कि चलो जब कोरोना पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद श्रीकांत दोबारा से नौकरी करने लग जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होता है, श्रीकांत को कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती। खर्चा जो है वो भुवनेश्वरी के उस पे से चल रहा था। अभी तक 2 सैलरी पर खर्चा चल रहा था, लेकिन अब क्या होता है, अब श्रीकांत की नौकरी चली जाती है तो 1 सैलरी पर खर्चा चल रहा था। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी भुवनेश्वरी को उम्मीद थी कि जैसे ही सब चीज़ें ठीक होंगी तो श्रीकांत वापस नौकरी पर लग जाएगा और उनका जो चीज़ें हैं वो वापस फिर स्मूथ चलने लग जाएंगी। लेकिन श्रीकांत को जॉब नहीं मिलती। इसके बाद दूसरा जब लॉकडाउन आता है तो दूसरे लॉकडाउन में भुवनेश्वरी जो है, भुवनेश्वरी का वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। और जब उसका वर्क फ्रॉम होम होता है तो फिर वो प्रॉपर घर से ही काम करने लग जाती है। अब इसके बाद जिस तरीके से, चूँकि श्रीकांत को अब आदत पड़ चुकी थी उसी हिसाब से आलस की, अपने हिसाब से उठने की, कुछ ना करने की, तो इस बात पर अब भुवनेश्वरी को भी चिढ़ होने लग जाती है। क्योंकि वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उसको सुबह से अपना जो दिन भर का रूटीन है वो मेंटेन करना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। इधर श्रीकांत जो है, श्रीकांत को कुछ ना करने की आदत सी पड़ती जा रही थी। वो इस बात पे भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि अगर ये आदत पड़ गई तो फिर घर कैसे चलेगा। इस बात पर वो उसको टोकती थी। श्रीकांत को उसका टोकना पसंद नहीं आता था। वो जब कुछ काम करने के लिए कहती तो श्रीकांत चिढ़ जाता। बच्ची का ध्यान रखने के लिए बोलती, क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम करना, उसको अपनी कंपनी का काम भी करना है। तो बच्ची है, बच्ची 1.5 साल की बच्ची है, वो रोती भी है, परेशान भी करती है। लेकिन जब वो श्रीकांत से कहती है तो श्रीकांत कहीं ना कहीं कभी कर देता, कभी टाल देता। इस बात पर भुवनेश्वरी भी गुस्सा करती। चलो घर का खर्च तो उसके पैसों से चल रहा था, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चे थे श्रीकांत के, उसके लिए वो मना करती। जब उसको पैसे देने से भुवनेश्वरी मना करती तो श्रीकांत को गुस्सा आता। क्योंकि फ्री था, कोई काम नहीं था, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिमाग में भरने लग गई। जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई, चूँकि हैदराबाद के खर्चे ज़्यादा थे, तो फिर दोनों ने तिरुपति शिफ्ट होने का डिसाइड कर लिया। और उसके बाद 2022 में हैदराबाद से वो तिरुपति शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ भी उनकी जो झगड़े थे वो ख़त्म नहीं हुए। उसका कारण सिर्फ एक था कि श्रीकांत कुछ नहीं करने का आदी हो चुका था और भुवनेश्वरी को ये सब देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद श्रीकांत के दिमाग में हैवान घर कर गया और उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लग गया और उसने एक दिन डिसाइड कर लिया कि उसे भुवनेश्वरी से छुटकारा चाहिए। 22 जून 2021 की बात है, दिन का टाइम है, भुवनेश्वरी सो रही थी। श्रीकांत आया और उसने तकिया उठाया और तकिए को भुवनेश्वरी के मुंह पर रख दिया और वो तब तक दबाता रहा जब तक कि भुवनेश्वरी की जान नहीं निकल गई। और जब वो मर गई उसके बाद उसने घर पे ही रखे एक ट्रॉली बैग जो सबसे बड़े साइज़ का था उसको उठाया, उसमें भुवनेश्वरी की जो लाश है वो रखी और उसको रखने के बाद अब उसको ठिकाने भी लगाना था। अपनी बेटी को लेता है और उस बैग को खींच के वो नीचे तक लेकर जाता है।
टैक्सी बुक करता है और टैक्सी वाले को VSRR हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। तो हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल में वो टैक्सी वाले को बोलता है और उसके बाद वो पीछे लेकर जाता है, उसको पीछे वाले बैकयार्ड में लेकर जाता है। शाम का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद वो उस सूटकेस में पेट्रोल डालता है और पेट्रोल डालने के बाद उसमें आग लगा देता है। और वो वहाँ आधे घंटे के समथिंग खड़ा रहता है, तब तक खड़ा रहता है जब तक उसको एक कंफर्म नहीं हो जाता कि अब भुवनेश्वरी की लाश पूरे तरीके से जल चुकी है। जब उसको ये कंफर्म हो जाता है फिर वो वापस आता है और वापस फिर घर चला जाता है। और उसको यही होता है कि जो कि लाश जल चुकी है तो उसकी पहचान हो पाना मुश्किल है, लेकिन वो भूल गया था। और जब टेक्नोलॉजी अपना काम करती है तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, पकड़ा जाता है। और आप देखिए कि एक गुस्से ने माँ का साया उस बच्ची से छीन लिया, पिता जेल में चला गया ताउम्र के लिए, और उसके बाद बच्ची जो है वो एक तरह से अनाथ हो जाती है। भले ही नो डाउट, लेकिन जो प्यार माँ बाप का मिलता है वो प्यार कोई और नहीं दे सकता। तो गुस्सा जब आता है ना तो आप ठंडे दिमाग से एक बार ज़रूर सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि गुस्से का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोस्तों हकीकत ये है, मेरा मकसद बताना नहीं बचाना है। और सच तो ये है, मेरे आपके और क्राइम के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने सैटरडे को आपसे एक सवाल पूछा था, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी आप स्थगित नहीं कर सकते। लोकसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है, उसको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा स्थगित नहीं होती है। तो ये तो था सैटरडे के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज मेरा एक सवाल है कि ऐसे दो जीव हैं जो टाइम आने पर मेल से फीमेल भी बन सकते हैं। आपने उन दोनों जीवों के नाम बताने हैं, तो नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कीजिए। जवाब हम जानेंगे कल के वीडियो में। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए जस्टिस फॉर क्राइम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।